brought to you by Biz Analyst. नेता नगरी का आखिरी सत्र जिसका नाम है जवाबदेही। आप लोगों के सवाल होते हैं और हम देते हैं जवाब। इस बार का जवाबदेही इसलिए खास है क्योंकि हमने अलग से रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से, जो हमारे दर्शक हैं, कि हमारी चुनावी टीमें जो रिपोर्टिंग के लिए गई हैं वो अपना अनुभव लेकर के इस नेता नगरी में आएंगी और उनको लक्षित करते हुए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमने कुछ सवाल कंपाइल किए हैं और अब जवाब देने की बारी है। पहला सवाल, सौरभ, एक हिस्सा आप उसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। इन्होंने शो तो वैसे भी देख लिया। योगेंद्र का सवाल है कि बीएसपी का जनाधार कम होने के कारण क्या नजर आते हैं, और उन्होंने इसी एक और सवाल पूछा था कि अगर क्या इस चुनाव में हार के बाद बसपा और कांग्रेस का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, मतलब इनका काडर समाप्त हो जाएगा। यूपी चुनाव के संदर्भ में पूछे गए सवाल हैं ये दोनों। निखिल, ये एक लंबा सवाल है, मैं बिंदुवार जवाब देने की कोशिश करता हूं। पहली चीज, कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को पूरी तरह से चुका हुआ मानने की गलती नहीं की जानी चाहिए। हमने इसी देश में रिवाइवल की कहानियां देखी हैं। पिछले दिनों मैं पंजाब में था, लुधियाना में मैं लोक इंसाफ पार्टी के सिमरजीत सिंह भैंस से बात कर रहा था। उन पर इस तरह के इल्जाम लगते थे कि साहब आप तो 2 भाई जीत के आ जाते हो और कुछ है नहीं। तो उन्होंने पलट के तुरंत कहा कि 84 में बीजेपी के पास भी 2 ही थे। पहली चीज तो कांग्रेस के पास एक लेगेसी है। They need a narrative and a नेता to revive that legacy with a foolproof plan. जहां तक बसपा की बात है, बसपा के सामने फिलहाल संकट उत्तराधिकार का संकट है। बसपा के सामने संकट ये है कि बहुजन समाज पार्टी में एक कोर वोट होता था, जाटव वोट, उसके इर्द गिर्द स्टपनी वोट होता था। इसमें ईबीसी की जातियां होती थी, कुशवाहा, प्रजापति, ऐसे एक लंबी सूची थी, निषाद, है ना। और फिर जहां जहां बीएसपी विनिंग कंडीशन में दिखती थी वहां वहां एंटी बीजेपी वोट, खासतौर पे मुस्लिम वोट भी उनके पक्ष में लामबंद हो जाता था। और इस तरह से बीएसपी का एक सिलसिला शुरू होता था जो 90s के फर्स्ट हाफ में 60-70 सीटों पे रहा और 2007 में जो अपने दम की सरकार बनाता है। बहुजन समाज पार्टी के साथ 3 तरह की समस्या है। पहला, बीजेपी ने अपनी न्यू एज सोशल इंजीनियरिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के जरिए उनका ईबीसी वोट उनके पाले से खींच लिया। दैट्स पॉइंट 1। बहुजन समाज ने जब सर्वजन समाज बनने की कोशिश की तो उनका कोर वोट उतना इंटैक्ट नहीं रहा। जो एक दलित वोट का ब्रॉड अम्ब्रेला होता था वो अब सिकुड़ के जाटव वोट का रह गया है। और तीसरी चीज, मायावती जी इस जमाने में, देखिए पहले क्या था कि मिशनरी मोड होता था, मैसेज पहुंच गया। अभी रैपिड मैसेजिंग का दौर है। यू कैन ऑल्टर द नैरेटिव एवरी डे। तो रैपिड मैसेजिंग के, रैपिड पॉलिटिकल मैसेजिंग के बहुत सारी एक कॉम्प्लेक्स ऑप्टिक्स के जमाने में आप आए, पर्चा पढ़ें, आप आए रैलियों में नपातुला बोलें, उसके जरिए आप अपने कोर वोट को तो इंटैक्ट रख सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसमें जोड़ेंगे नहीं वोट, तब तक आप सत्ता के दावेदार नहीं बन सकते हैं। दैट्स माय आंसर। ठीक। और कांग्रेस के संदर्भ में भी क्या आप इसी जवाब को रखेंगे? उन्होंने क्योंकि पूछा था कि अगर इलेक्शन में इस बार भी वैसे ही राउट होगा जैसे पिछले 2 इलेक्शंस में कांग्रेस देख रही है यूपी में। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए इट्स अ लॉन्ग रोड अहेड। दे हैव टू रिवाइव देयर ऑर्गेनाइजेशन। और जो चीज मैंने शुरू में कही, नेता एंड नैरेटिव, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज में रिवाइवल तभी देखते हो ना। लल्लन टॉप एक आइडिया है, ठीक है, उस आइडिया में कई लोगों ने यकीन किया, ठीक है, एक लीडरशिप थी, कलेक्टिव लीडरशिप थी जिसमें कई लोग थे, उसमें फिर लोग जुड़ते गए, एक्सपेरिमेंट होते रहे। दैट्स हाउ यू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। वन लीडर, देन कलेक्टिव लीडरशिप, प्लूरैलिटी एंड अ क्लियर कंसेप्ट। कांग्रेस में भी उसका अभाव दिख रहा है फिलहाल। 2 सवाल हैं जिसमें से एक स्पेसिफिकली आपको एड्रेस किया गया है, लेकिन वो क्योंकि सिमिलर हैं इसलिए मैं साथ में लूंगा। एक सुरेश पांडे हैं, उन्होंने आपसे पूछा, एक सौरभ सर से सवाल है कि क्या आपको लगता है कि यूपी में बीजेपी की जीत होने पर योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी और को सीएम बनाया जा सकता है? पहला सवाल। गौरव ने इससे मिलता जुलता सवाल पूछा है कि अगर बीजेपी यूपी का चुनाव जीत जाती है तो क्या योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी अमित शाह से ऊपर चली जाएगी? अगर बीजेपी सत्ता में आती है, मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ से बेहतर उनके पास कोई विकल्प है, मास अपील के लेवल पर, चेहरे और सिंबल के लेवल पर। और अब पॉलिटिक्स में ये देखा जाता है कि कोई एक नेता कितनी यूनिफाइंग कैपेसिटी रखता है काडर के लेवल पर और इलेक्टोरल कॉलेज के लेवल पर। योगी आदित्यनाथ के कद का उत्तर प्रदेश में और कोई दूसरा नेता नहीं है। और अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इसमें देखिए, जो 17 का मैंडेट था वो नरेंद्र मोदी के लिए मैंडेट था, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट था। इफ बीजेपी मैनेजेस टू विन दिस टाइम,
इसमें योगी भी एक बड़े शेयर होल्डर होंगे, इसीलिए नारे भी लग रहे हैं मोदी योगी के, और तब जाहिर सी बात है उनका कद बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मतलब बहुत गिवन चीज है, 80 आते हैं, और नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की अपील भी है, इसीलिए वो दूसरे राज्यों में इंक्लूडिंग गुजरात प्रचार के लिए बुलाए जाते हैं। और पर ये फिर उनका अंदरूनी मामला है, वो किसको करते हैं, पर यस, दावा बिला शक मजबूत हो जाएगा। एक सवाल योगेंद्र ने पूछा है, ये अब यूपी पे ज्यादा लागू सारे स्टेट्स में ये होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर खूब बात हुई। योगेंद्र पूछ रहे हैं कि आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को पार्टियां बड़ी संख्या में टिकट देती हैं और इसमें अक्रॉस द आइल हर पार्टी ने दिए हैं बढ़िया, लेकिन इन उम्मीदवारों को जनता का सपोर्ट भी मिल जा रहा है। ये लोग किस आधार पर चुनाव जीत जाते हैं? लोकल फैक्टर जरूर होते हैं, लेकिन क्या कोई एक वाइड हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? देखिए, आपराधिक छवि जो एक कॉमन टर्म है, आप इनमें से मुकदमे देखेंगे तो गंभीर अपराधों के मुकदमे कितने हैं। दूसरी चीज, हम जिन इलाकों में, खासतौर पे रूरल इलाकों में, जहां खेत को लेके और तमाम वजहों से दुश्मनियां चलती हैं, वहां 302 और 307 के मुकदमों को लेकर अनफॉर्चुनेटली एक किस्म की स्वीकारता पाई जाती है। दूसरा, एक ये भी कि यार नेता जोरदार ना हो, नेता दबंग ना हो, नेता अधिकारियों के सामने अपने आप को असर्ट ना कर सके, नेता और उसके समर्थकों से लोगों की लौका ना ले, तो फिर किस बात का नेता। तो हमारे यहाँ तो कैनन ही बहुत हिले हुए हैं ना, तो बहुत अभी इसमें समय लगेगा। और कई नेता अपनी सफाई वही कहते हैं कि साहब कोर्ट से तो सजा नहीं मिली, मिली होती तो हम एलिजिबल नहीं होते, राजनीति से प्रभावित हैं, प्रेरित हैं, ऐसा है वैसा है। ठीक है, एक सवाल उत्तराखंड को लेके हेमराज सिंह ने कहा है। हेमराज ने अपना एक कमेंट भी, एक सवाल भी है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को फायदा होते हुए दिख रहा है, क्या क्वेश्चन है? और प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा जमीन पर कौन सा है? जमीन वाली बात हम कमल से सुन चुके हैं। इस जो कांग्रेस की फायदे वाली बात है, ये जो आपने जितना टाइम उत्तराखंड में बिताया, कांग्रेस विल इम्प्रूव इट्स टैली। दैट्स द सेफेस्ट आंसर। वो आशीष ने कांग्रेस विल इम्प्रूव इट्स टैली, और हाँ, वो मुझे ट्वीट ध्यान है, कांग्रेस विल इम्प्रूव इट्स टैली। देखिए, दो तरह के फीडबैक आ रहे हैं, आई विल बी ऑनेस्ट विद माय ऑडियंस। एक फीडबैक है जो कह रहा है कि कांग्रेस इज मार्जिनली अहेड एंड दे मे सेल थ्रू, है ना। दूसरा नैरेटिव कह रहा है कि इट्स अ क्लोज कॉल। सो लेट्स सी। ठीक है, एक रोशन का ये आखिरी सवाल होने वाला है, उसके बाद फिर आप फ्री। मुझे पता है कि आप अपने एक अपॉइंटमेंट को छोड़ के बैठे हुए हैं। रोशन ने पूछा है कि पंजाब में बीजेपी गठबंधन के ऊपर है, और इंटरेस्टिंग सवाल है, चाहे ऐसा ना भी हो। आपने पंजाब में भाजपा गठबंधन के समर्थकों से, आम आदमी से बात की, गठबंधन के जीतने की दशा में मुख्यमंत्री की रेस में कौन आगे होगा? बहुत लॉन्ग शॉट है, लेकिन फिर भी इन केस नरेंद्र मोदी तय करेंगे। और नरेंद्र मोदी क्या तय करते हैं, ये मुझे भाजपा के ही कार्यकर्ता ने कहा। बोले कई बार तो नरेंद्र मोदी को भी एन मौके पे पता लगता है कि वो क्या तय करने वाले हैं। तो ये इट्स अ वेरी लॉन्ग शॉट, एज यू ऑलरेडी सेड, कि पर उनकी जो कोर लीडरशिप है वो बहुत आगा पीछा देख के तय करते हैं। वहां कांग्रेस की तरह फैसले नहीं होते हैं, कितना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एक फैसला हमारे यहाँ बिल्कुल बीजेपी की तरह से ही होता है कि किसी भी मुद्दे को छोटा नहीं समझना है, किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझना है। चुनाव मतलब ललन टॉप।